दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है कि लड़कियों से उनकी एज और लड़कों से उनकी सैलरी कभी नहीं पूछनी चाहिए। अब लड़कियों से उनकी एज पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन लड़कों से उनकी सैलरी जरूर पूछनी चाहिए, और क्यों, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आज से ठीक 2 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने अपनी जिंदगी से हार मान ली, और जब मैं उसकी फैमिली से मिला और वजह जानने की कोशिश की तो जो बात मुझे पता चली वो जानने के बाद से लेके आज तक हर रोज मुझे यही लगता है कि काश मैंने उससे उसकी सैलरी पूछ ली होती तो आज मेरा दोस्त मेरे साथ होता। 1 साल पहले मेरे दोस्त ने अपनी बहन की शादी के लिए अपने रिश्तेदारों से 20 लाख रुपए उधार लिए थे। उसके साथ ही उसका लगभग 14 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल आउटस्टैंडिंग था, जो कि हर महीने बढ़ता जा रहा था। एक्चुअली उस पर इंटरेस्ट लगता चला जा रहा था। 12 लाख का पर्सनल लोन था, जिसकी हर महीने ईएमआई लगभग 32,000 रुपए जा रही थी। एक होम लोन चल रहा था, जिसकी हर महीने ईएमआई लगभग 75,000 रुपए भर रहा था, जिसकी अभी पोजीशन भी नहीं मिली है। और इन सब के बाद घर पर होने वाले खर्चे, जो घर की जरूरतों के खर्चे थे, वो सब, इन सभी लोन और ईएमआई का प्रेशर उस पर इतना बढ़ गया कि उसने दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। और आपको पता है उसकी सैलरी कितनी थी? 1,60,000 रुपए हर महीने। शायद मैं अपने दोस्त की हेल्प कर सकता था, लेकिन उसने मुझे ये सब कभी पता ही नहीं चलने दिया। वो इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे? मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि जो मैं अपने दोस्त के लिए नहीं कर पाया समय रहते, मैं आप सभी को ऐसी सिचुएशन में आने से पहले अवेयर कर सकूं, या जो लोग ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, ऐसी ट्रैप में फंस चुके हैं, उनको इससे कैसे बाहर निकलना है वो चीज मैं बता सकूं। दोस्तों हम अपनी जिंदगी में सब कुछ प्लान करके करते हैं, जैसे कि घर कैसा लेना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, वेकेशन पर कहाँ जाना है, शादी कितनी धूमधाम से करनी है, सब कुछ प्लान करके करते हैं। लेकिन ये प्लान कभी नहीं करते कि इन सब चीजों पर जो खर्च होगा वो कैसे मैनेज होगा। तुरंत में तो हम क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, बैंक से लोन ले लेते हैं, लेकिन बाद में यही लोन हमारी तबाही की वजह बन जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं पैसों को लेकर जो आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपको पैसों की वजह से परेशानियां उठानी पड़े। और हमेशा याद रखिए कि जब आप परेशान होते हैं, आपके साथ कुछ होता है, आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सिर्फ आप परेशान नहीं होते हैं, आपके साथ पूरा परिवार परेशान होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पैसों को लेकर कुछ ऐसी गलतियां जिनको कभी भी मत करिएगा। नंबर 1, लोग अपने पैसों का हिसाब नहीं रखते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके पैसे जा कहाँ रहे हैं। आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, उसमें से 98% लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि उनके पास सैलरी आती है और कहाँ खर्च हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि हम बड़े बड़े खर्चों का हिसाब तो रख लेते हैं कि किसी को बड़ी पेमेंट करनी है, जो हमारी घर की ईएमआई जानी है, उसका हिसाब तो रहता है कि ये ईएमआई चली गई। लेकिन आपके जो ओटीटी सब्सक्रिप्शन है, आपके ट्रेवल का खर्चा है, आपके खाने का खर्चा है, आपके जो छोटे मोटे खर्चे सुबह शाम में हो रहे हैं, उनका हिसाब हम कभी नहीं रखते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये पैसे कब खर्च हो गए। दोस्तों के साथ गए, पार्टी हो गई, कहीं बर्थडे पार्टीज में चले गए, किसी की शादी में चले गए, तो ये खर्चा हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं, जबकि ये करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे पहली और सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है कि हम इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते हैं कि हमने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये करना शुरू कीजिए। इसको करने के लिए आप एक पॉकेट डायरी हमेशा अपने पास रखिए, एक पेन रखिए, जितने भी खर्चे करिए उसको उसमें लिखते जाइए। अगर आपको पॉकेट डायरी रखने में दिक्कत हो रही है तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनको इस्तेमाल करके आप उसमें एप्लीकेशन में अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप अपने लैपटॉप में एक एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हैं और उस पे डे बाय डे सारे खर्चों को लिख सकते हैं। याद रखिए आपको हर वो सिंगल रुपए का रिकॉर्ड रखना है जो आपने अपनी जेब से निकाल के खर्च किया है, भले ही आपने वो 1 रुपया किसी को डोनेट कर दिया है, या फिर उस 1 रुपए की आपने टॉफी ही क्यों नहीं खरीदी है। और यकीन मानिए जब आप महीने के आखिर में इन खर्चों को एनालाइज करेंगे, इनको बैठ के आप चेक करेंगे कि इसमें मैंने कहां पर फिजूल खर्ची की है, तो आपके पैसे बचना शुरू हो जाएंगे और एक अमाउंट आप सेव करना हर महीने शुरू कर देंगे। इसको आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमेशा ही काम करता है, हमेशा, याद रखिए, हमेशा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि अब आपको पता चल गया है कि आपके पैसे कहां कहां खर्च हो रहे हैं, किस किस जगह पर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। उसके बाद पैसों की बजटिंग न करना बहुत बड़ी मिस्टेक है।
इसको बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। आपकी जो सैलरी आती है या बिजनेस से जो इनकम आती है, उसमें से कितना पैसा आप अपनी जरूरतों पर खर्च करेंगे और कितना अपनी खुशियों पर या फिर अपनी इच्छाओं पर खर्च करेंगे, इसका बजट बनाना बहुत ही जरूरी है। एक रूल है 50-30-20, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। इसको आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो आपकी सैलरी आ रही है या बिजनेस से जो इनकम आ रही है, उसका जो 50% पार्ट है वो आपको अपनी जरूरतों पर खर्च करना है। यानी कि आपका जैसे कि होम रेंट हो गया, आपके खाने पीने की चीजें हो गई, आपके कपड़े हो गए, यानी कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, आपकी रोज की जरूरतें हैं, उन पर आपको 50% हिस्सा खर्च करना है। उसके बाद जो 30% हिस्सा होता है वो आपको अपनी इच्छाओं पर, अपनी खुशियों पर, आपको वेकेशन जाना है, आपको अपना पैशन फॉलो करना है, या आपको जो भी अच्छा लगता है आप उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं। आपको मूवी देखने जाना है, कुछ भी जहां आपको चाहे, जहां इच्छा है वहां खर्च कर सकते हैं। और जो 20% बचता है उसको आपको इन्वेस्ट करना है। ये एफडी हो सकती है, गोल्ड बॉन्ड हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, स्टॉक हो सकते हैं, कुछ भी जहां आपकी इच्छा करे, इसको आपको फ्यूचर के लिए सेव करना है। तीसरी जो बड़ी मिस्टेक आज की यंगस्टर बहुत ज्यादा करते हैं वो ये कि लोन पे लोन लेते जाना। मोबाइल लेना है, लोन ले लिया, गाड़ी लेनी है, लोन ले लिया, शादी करनी है, लोन ले लिया, इवन शादी के बाद हनीमून पे जाना है तो उसके लिए भी लोन ले लिया। और आज के टाइम पे तो ये बहुत ही आसान हो चुका है। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस आ गई है कि आपने बस मोबाइल खोला, आपको ऑफर दिखा, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए आपको फिंगर टिप्स पे लोन मिल जा रहा है। तो लोन आसानी से मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ले लेना है। अगर आपने लोन ले भी लिया है तो ये ध्यान रखिए कि आप उसको खर्च कहाँ कर रहे हैं, क्या उसकी जरूरत सच में आपको है। क्योंकि अगर आपने लोन ले लिया जो आसानी से मिल रहा है, दिखने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप उसको रीपे नहीं कर पाए तो उस पर ढेर सारा इंटरेस्ट लगेगा, फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी और ये परेशानी बढ़ती चली जाएगी और आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। तो लोन पे लोन नहीं लेना है। अगर आपको लोन लेना ही है तो सिर्फ दो चीजों के लिए लीजिए, एक एजुकेशन लोन और एक होम लोन। इसके अलावा अगर आपको कोई भी लोन लेना है तो कम से कम 1500 बार बैठकर सोचिए और फिर फैसला कीजिए कि क्या मुझे सच में ये लोन चाहिए। इसके बाद चौथी जो बड़ी मिस्टेक लोग कर रहे हैं आजकल की, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को पोस्टपोन करते जा रहे हैं। उनका कहना होता है कि अभी सैलरी कम है, बाद में कर लेंगे, जब सैलरी बढ़ जाएगी तब इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे, अभी तो हम थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब ज्यादा करने लगेंगे तब इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी खर्चे ज्यादा हैं, अभी हमें सही प्लान नहीं मिल रहा है, अभी मार्केट की कंडीशन सही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मायने रखता है कि आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो शुरू करिए, चाहे वो 500 रुपए महीने से ही क्यों ना हो, लेकिन इन्वेस्टिंग शुरू करिए। पांचवी जो बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये कि वो इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने घर में अकेले इनकम जनरेट करते हैं। यानी मान लीजिए अगर आप अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं, आपके पीछे घर में 4-5 लोग और हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, या और भी जो लोग आपके साथ आप पे डिपेंडेंट है, उनके लिए इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है, आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो ऐसे में वो इंश्योरेंस ही है जो आपके परिवार के सबसे ज्यादा काम आने वाला है। छठवीं मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी फंड पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, तो आप उसको जाके डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो आपको इमरजेंसी में काम आता है कि कभी आपकी नौकरी चली गई, कभी आपके घर में कोई बीमार हो गया, अचानक से ज्यादा पैसों की जरूरत हो गई, तो एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिससे कि आपको किसी से उस टाइम पे लोन ना लेना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि भाई हमें पैसों की जरूरत, हमें पैसे दे दो। और ऐसा जरूरी नहीं कि जिससे आपने पैसों की उम्मीद की है उसके पास भी पैसे रखे हो इमरजेंसी में आपको देने के लिए। तो इसलिए इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपकी नौकरी चली जाती है और अगली नौकरी ढूंढने के लिए 6 महीने का टाइम लग रहा है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा तो ये 6 महीने आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जो आपके डेली खर्चे हैं, घर का किराया है, खाने का है, कपड़े का है, इन सब चीजों को आप इनसे पूरा कर सकते हैं। सातवीं जो मिस्टेक आजकल का यूथ कर रहा है वो ये कि लोन लेकर एफएनओ ट्रेडिंग करना, लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना। एक्चुअली होता क्या कि आजकल के यूथ को ना जल्दी रातों रात अमीर बनने की, एक दिन में करोड़पति लखपति बनने का जुनून सवार है, वो इंतजार नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है। और ऐसे में होता क्या है कि उनका लॉस हो जाता है। सेबी का डेटा है कि 90% जो ट्रेडर्स होते हैं
जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, उनमें से 90% ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ लॉस ही होता है हमेशा। और जब आप लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं तो आपका पैसा तो जाता ही है, साथ में आपको उन पैसों को रीपे करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ में। और जब आपका एक बार लॉस हो जाता है तो आप उसको रिकवर करने के लिए दोबारा से ट्रेडिंग करते हैं और फिर आप दोबारा लॉस में चले जाते हैं, और धीरे धीरे करके आपका ट्रैप ये बढ़ता चला जाता है। आप इसमें इतने उलझ जाते हैं कि फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर आप गलत डिसीजन ले लेते हो। तो आपको कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी है। और पहली बात तो इन सब चीजों में आप घुसिए मत, इन सब में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। इन्वेस्ट करना ही है तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। और अगर आपकी बहुत इच्छा है ये करने की कि मुझे ये करना ही है, मुझे इसमें पैसे लगाने ही है, तो आप उन पैसों को लगाइए जो आपके पास फालतू में पड़े हुए हैं। मतलब कि अगर वो पैसे आपके डूब भी गए तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपकी रोज की जिंदगी में आपकी बाकी चीजों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग नहीं खराब होगा, आपको अच्छे से नींद आएगी। ये सारी चीजें सोच समझ के ही इसमें पैसे लगाएं। आठवीं जो मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है कि गेट क्विक रिच स्कीम में कभी भी पैसे नहीं लगाने हैं। आजकल बहुत सारी लेविश स्कीम चलती हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट भी करते हैं कि आप इस स्कीम में पैसा लगाएंगे तो 2 महीने में आपके डबल हो जाएंगे, 6 महीने में 3 गुना हो जाएंगे, 1 साल में 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना हो जाएंगे, या फिर 10 के 20, 20 के 40 या 40 के 400। ऐसी स्कीम्स में पैसा मत लगाइए, क्योंकि दोस्तों कभी भी कहीं भी कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। और अगर ऐसी स्कीम्स में आपने पैसे लगाए तो उनका डूबना कंफर्म है, वो डूबेंगी ही। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है और पैसा बनाना ही है तो ये मान के चलिए कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी ही पड़ेगी अगर आपको ढेर सारा पैसा कमाना है। शॉर्ट टर्म में लॉस होता ही होता है। नौवीं जो बड़ी मिस्टेक आजकल का यूथ कर रहा है वो ये कि अपनी स्टार्टिंग करियर में ही वो घर खरीद ले रहे हैं। ये जो घर खरीदने का प्रेशर है ये कहाँ से आता है आज तक मुझे समझ नहीं आया। नौकरी लगने के 1 साल के अंदर ही घर खरीद लिया, अब उस पे ईएमआई चालू हो गई, 25 साल के लिए चलेगी वो ईएमआई। उस घर की पोजीशन भी आपको 3 साल 4 साल बाद मिलने वाली है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको घर नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन आपको स्टार्टिंग करियर में घर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग करियर में ही अगर आप इतना बर्डन ले लेंगे तो आपके ऊपर लोड हो जाएगा। आपको नौकरी स्विच करना, अगर आपको कभी नौकरी छोड़नी है, आपको अपना कुछ बिजनेस शुरू करना है, तो आप वो चीजें सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ईएमआई देनी है, उसके लिए आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी। और खुदा ना खास्ता बीच में नौकरी चली गई फिर क्या होगा, उसके लिए भी आपने कोई फंड इकट्ठा नहीं किया हुआ है, इमरजेंसी फंड भी आपके पास नहीं है, आप वेकेशन पे नहीं जा सकते क्योंकि आपको ईएमआई देनी है, आप दूसरी चीजों पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको ईएमआई देनी है। इसलिए पहले शुरुआती करियर में आप एक फंड क्रिएट करिए, उसके बाद आप घर का प्लान करिए, एक बढ़िया प्लान कीजिए और मस्त घर लीजिए। घर सबको लेना चाहिए लेकिन शुरुआत में नहीं। शुरुआत में आप लाइफ को देखिए, आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, और उस हिसाब से प्लान कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी लाइफ में पैसों को लेकर ये सारी मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने इन मिस्टेक्स को किया या इनको लाइटली लिया तो आपकी जिंदगी जहन्नुम बनने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और जो लोन देने वाले होते हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वो आपके घर आएंगे, वो आपके रिश्तेदारों के घर जाएंगे, वो आपके कलीग्स के पास जाएंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर इतना बना देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, और अगर आप उसको पे नहीं कर पाएंगे तो आप फिर गलत कदम उठाएंगे, जैसा कि मेरे दोस्त के साथ हुआ। मेरे दोस्त ने कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो लोन पे लोन लेता चला गया। उसे लगा कि उसकी सैलरी 1,60,000 रुपए है तो वो इन सारी चीजों को पे कर देगा, ये बहुत छोटी चीजें हैं। लेकिन जब वो नया लोन लेता तब उसके दिमाग में पुराने जो लोन उसने लिए थे उनका ख्याल नहीं आता कि उसकी ईएमआई भी वो पे कर रहा है। वो बस ले लेता था और तुरंत में खर्च कर देता था। बाद में जब महीने के आखिर में उसको ईएमआई देनी होती थी तब उसका प्रेशर बढ़ता था, और जब ये प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाया तो नतीजा सब खत्म। होम लोन की ईएमआई रुकने से घर चला गया, टर्म इंश्योरेंस ना होने की वजह से घर के खर्चे रुक गए, बच्चों की पढ़ाई रुक गई और घर वाले परेशान हैं। तो कभी भी ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, ये मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है। और जो भी आपके चाहने वाले हैं, जिनको भी आप जानते हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, ताकि इस वीडियो को देख के अगर हो सकता है वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहें तो वो कर सके, जो आपसे कह ना पा रहे हो वो कह सके, या इससे वो कुछ सीख सके और अपनी जिंदगी में ऐसे चेंजेस, ऐसे सुधार ला सके जिससे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके।
और सबसे पहले अपने पैसों का बजट बनाना शुरू कीजिए। अगर आपको बजटिंग नहीं आती है, अपने पैसों को मैनेज करना नहीं आता है, तो पूछिए। पूछने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। कोई मैकेनिक्स में एक्सपर्टीज होता है, कोई फाइनेंस में होता है। तो जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है उनसे सलाह लीजिए और उनसे पूछिए कि हमारी सैलरी इतनी है और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, हमारी फैमिली खुशी से हैप्पीली रहे हमेशा एवर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाया हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ढेर सारा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।